जय हिंद। आज हम पोल्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि किसी भी सरकार, किसी भी देश में शासन का होना बहुत जरूरी है, तभी पूरा देश सुचारू ढंग से चल पाता है। समझने का प्रयास करते हैं राज्य के तत्व। शासन के तंत्र से समझने से पहले राज्य के तत्व को जानना जरूरी है। किसी भी राज्य के पास इतने चीज होने पे वो राज्य शासन करने के योग्य हो जाता है। उसके पास क्षेत्रफल हो, मतलब एरिया। क्या? एरिया। एरिया। फिर दूसरा में है पॉपुलेशन। क्या? पॉपुलेशन। फिर है सरकार। फिर है सोवर्निटी। तो सोवर्निटी का मतलब होता है आंतरिक, आंतरिक व बाहरी मामले में निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। ठीक, स्वतंत्र हो। भारत देश की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। तो भारत के पास क्षेत्रफल भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है। भारत कोई भी डिसीजन लेता है तो इसमें चाहे वो आंतरिक, चाहे वो राज्य के मैटर हो, चाहे विदेशी किसी भी संधि हो, तो ये अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे कि भारत की संप्रभुता किसके पास है? संसद के पास है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत की संप्रभुता किसके पास है, तो भारत की संप्रभुता भारतीय संसद के पास है। चलिए देख लेते हैं, क्या मध्य प्रदेश एक देश है? ये तो देखिए, मध्य प्रदेश के पास क्षेत्रफल भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, लेकिन मध्य प्रदेश के पास संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता अगर मध्य प्रदेश के पास होती तो अपने आप में एक स्वतंत्र होता। जैसे जीएसटी है, अगर जीएसटी केंद्र सरकार लागू कर रही है तो पूरे देश में लागू होगी। जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे जीएसटी और गर्लफ्रेंड का मूड, ये बच्चों को नहीं समझ आता है। जीएसटी पे भी मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा। चलिए अब समझते हैं शासन के प्रकार। तो सरकार के प्रकार कितने होते हैं? राजतंत्र। पहले राजतंत्र को समझते हैं। राजतंत्र वह शासन है जिसमें राजाओं का शासन हुआ करता था। जैसे यूनाइटेड किंगडम। क्या? यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन में हमेशा से राजाओं का शासन रहा है। पहले प्राचीन भारत में, क्या? प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। फिर तानाशाही में आते हैं। तानाशाही उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी सरकार है और किसी भी सैनिक द्वारा उसको तख्ता पलट करके हड़प लिया जाए। जैसे पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की सरकार को तख्ता पलट करके वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। तो तानाशाह में सैनिकों का शासन हो जाता है। किसका शासन हो जाता है? तो उदाहरण इसका पाकिस्तान लीजिए। साम्यवादी। साम्यवादी वह व्यवस्था है जिसमें बहुत ही ऋणवादी व्यवस्था होती है, जिसमें पूरे एक ग्रुप होता है, उसमें पूरे देश का शासन व्यवस्था चलाई जाती है। जैसा चीन में मात्र एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी? चीन। इसका उदाहरण लिख दीजिए, चीन। ये किस देश में की पार्टी है? चीन। इसमें मात्र एक ही पार्टी होती है, एक पार्टी होती है। गणराज्य। तो गणराज्य गणराज्य बड़े क्षेत्र, यानी बड़े क्षेत्रों में, बड़े देशों में सफल रहा है। वहीं छोटे भी देशों में गणराज्य में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन इसका जो मुखिया होता है वो औपचारिक मात्र का होता है। क्या? औपचारिक मुखिया होता है। औपचारिक मुखिया होता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति औपचारिक मात्र के हैं, जबकि भारत में शक्ति, यानी कि वैसे शक्ति किसकी है, शासन किसका रहता है? तो प्रधानमंत्री का रहता है। लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता की सरकार रहती है। किसकी सरकार रहती है? जनता की सरकार। लोकतंत्र के बारे में अब्राहम लिंकन का एक बहुत ही प्यारा वाक्य है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही लोकतंत्र कहलाती है। इसका मुख्य इसका मुख्य शासन किसके पास होता है? पीएम के पास होता है। इसका मुख्य शासन पीएम के पास होता है। चलिए लोकतंत्र में कितने प्रकार के चुनाव होते हैं अब उसको देखते हैं। तब से एक इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो लोकतंत्र के प्रकार को समझते हैं। लोकतंत्र मात्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है लोकतंत्र? लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है ये कुछ ही देशों में यानी सफल है, जैसे कुछ छोटे देश, जैसे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव मात्र 1 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए। भारत में भी इसको लिया गया, भारत में यह ग्राम पंचायतों के चुनाव में देखा जा सकता है। कहां के चुनाव में देखा जा सकता है? ग्राम पंचायतों के चुनाव में देखा जा सकता है। भारत में ग्राम पंचायत का चुनाव। ठीक, अब चलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में दो पार्ट हैं, कौन कौन से? अध्यक्षात्मक और संसदीय। अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका का विभाजन नहीं होता, इसमें कार्यपालिका का विभाजन नहीं होता है। इसमें वास्तविक और औपचारिक शक्ति एक ही व्यक्ति के पास होती है। वास्तविक और औपचारिक शक्ति एक ही शक्ति के पास होती है। वास्तविक व औपचारिक। औपचारिक शक्ति एक ही व्यक्ति के पास होती है, जैसे यूएसए। चलिए अब संसदीय में समझते हैं। संसदीय में कार्यपालिका का विभाजन होता है। इसमें कार्यपालिका का विभाजन होता है, लेकिन इसमें वास्तविक शक्ति किसी और के पास और औपचारिक शक्ति किसी और के पास। जैसे औपचारिक शक्ति भारत में राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति। वहीं वास्तविक शक्ति पीएम के पास है ना। चलिए अब हम मतलब ये सरकार के अंग समझते हैं, है ना। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं सरकार के अंग। सरकार के अंग कहें या लोकतंत्र का स्तंभ का, लोकतंत्र के स्तंभ इसे हम कह सकते हैं। तो चलिए भारत में लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया। विधायिका में एमपी और एमएलए होते हैं। कौन होते हैं? एमपी, एमएलए या एमएलसी। भारत में एमएलसी मात्र 6 राज्यों में। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। जैसे बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ऐसे राज्यों में विधान परिषद है। इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ये विधायक लोग होते हैं। विधायक राज्य के होते हैं, जबकि एमपी पूरे देश के होते हैं। भारत में पहले 10 लाख जनसंख्या पे एक सांसद को चुना जाता था। इसका मतलब ये होता है कि 10 लाख जनता का आवाज मात्र एक सांसद जनता में जाकर उठाएगा। इसीलिए हमेशा सांसदों को और विधायकों को ईमानदार चुनना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अनपढ़ों को विधायक बना दिए, अब वो जाके राज्य का शिक्षा मंत्री बन गया। आप सांसदों को गृह मंत्रालय, उसको घर चलाना नहीं आता, आप उसको सांसद बना दिए, अब वो जाके गृह मंत्रालय संभाले। भाई जिसको घर संभालना नहीं आता वो गृह मंत्रालय खाक संभालेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको सोच समझ के वोटिंग करना चाहिए। अब समझते हैं कार्यपालिका। इनका मात्र काम होता है कानून बनाना। इनका काम क्या होता है? कानून। इसका काम होता है कानून बनाना। अब कानून बनाना मात्र विधायिका का काम है, वहीं कार्यपालिका का कार्य है इस कानून को लागू करना। क्या? इस कानून को लागू करना। इसमें मंत्री, अधिकारी यही सब होते हैं, है ना। इसमें मंत्री अधिकारी होते हैं। तो विधायिका क्या करती है? कानून बना देती है। इसको लागू कौन कराती है? कार्यपालिका। भारत में नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है। नौकरशाही का मतलब होता है अधिकारियों का बहुत ज्यादा बोलबाला है। आप किसी भी बैंक में जाओगे, जैसे स्टेट बैंक है, उसमें आप जाओगे तो बोलेगा कि 2 नंबर गेट पे जाओ, 4 नंबर गेट पे जाओ। आप वहां लंच टाइम होते होते आप वहां अधमरा हो जाओगे, है ना। तो भारत में ब्यूरोक्रेसी क्या कहते हैं इसको? नौकरशाही। नौकरशाही या लाल फीता। क्या? लाल फीता। इसको आप ऐसे कनेक्ट कर लेना, ठीक है ना। इसमें राष्ट्रपति भी होता है। राष्ट्रपति, मंत्री, अधिकारी। अधिकारियों का भारत में बहुत ज्यादा बोलबाला है, जिसको हम नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अब चलिए समझ लेते हैं न्यायपालिका। विधायिका कानून बना दी, इसको लागू कर दी। अगर जैसे मान लीजिए जीएसटी लागू कर दिया, ठीक, भारत में केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू कर दिया, कानून बना दिया विधायिका ने,
उसको कार्यपालिका ने लागू कर दिया। अगर कोई व्यक्ति उसको नहीं मानता तो उस पर न्याय कौन करता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुडिशरी। ये क्या करती है? अगर कानून विधायिका ने बना दिया, कार्यपालिका ने लागू कर दिया, अगर कोई नहीं मानता है तब उसको न्यायिक दंड मिलता है। क्या करता है? अपराधियों को दंड देने का काम किसका है? न्यायपालिका का। अपराधियों को दंडात्मक कार्यवाही कौन करती है? जुडिशरी। जुडिशरी मतलब हिंदी में न्यायपालिका। अब चलिए समझ लेते हैं मीडिया। मीडिया में वर्तमान में तो भारत में गोदी मीडिया फेमस है। कौन सी मीडिया फेमस है? गोदी मीडिया। मीडिया में जैसे आज तक, जी न्यूज, लल्लन टॉप इत्यादि ETC, है ना। अब इसके बाद चलिए समझ लेते हैं भारत में एकात्मक शासन है या संघात्मक शासन है। तो चलिए समझते हैं शासन के प्रकार। शासन में दो प्रकार का होता है, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। इसे यूनिटी कहते हैं, इसे फेडरल कहते हैं इंग्लिश में। एकात्मक शासन में मात्र केंद्र के पास शक्तियां होती है, ना कि राज्य के पास। शक्तियां किसके पास होती हैं? केंद्र के पास। केंद्र के पास शक्तियां होती हैं, जबकि राज्य के पास शक्तियां नहीं होती हैं। लेकिन संघात्मक में केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्तियां होती हैं। केंद्र व राज्य को दोनों में शक्तियां होती है। लेकिन भारत ने संघात्मक शासन को अपनाया। वहीं भारत ना तो वास्तविक एकात्मक है, ना ही संघात्मक है, क्योंकि राज्य में अगर राज्य कोई भी कानून बनाती है तो राज्य कानून बनाने से पहले उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? राज्यपाल का। किसका हस्ताक्षर होता है? राज्यपाल का। लेकिन राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की सलाह पे प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति की सलाह पे प्रधानमंत्री करते हैं। इसीलिए जैसे मान लीजिए GST का कानून केंद्र सरकार बनाई, लेकिन अगर उसे राज्य लागू नहीं कर रहा है तो राज्यपाल उस राज्य की सरकार पे दबाव बना के उसे लागू करवाएगा, वरना वो मतलब वो करेगा, क्योंकि भारत देश के पास संप्रभुता है और मध्य प्रदेश ETC और कोई राज्यों के पास संप्रभुता नहीं है। तो इस मैटर में ये होगा। जैसे CAG एक कानून था, इसको भी पूरे देश ने माना। मतलब भारत ना तो एकात्मक है, नहीं संघात्मक है। इसमें केंद्र के पास भी शक्तियां हैं, राज्य के पास भी शक्तियां हैं। तो केंद्र के पास राष्ट्रपति है औपचारिक रूप में, वहीं राज्य के पास राज्यपाल है। दोनों की सलाह पे नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। सेम जैसे मान लीजिए नीति आयोग को हम इंग्लिश में थिंक टैंक कहते हैं। नीति आयोग जो भी कानून बनाएगा वो पूरे देश में लागू होगा। जैसे अब इसमें ही 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई। अब तो 4 सूचियां होंगी, संघ सूची, राज्य सूची, अपशिष्ट सूची। ऐसी सूचियां हैं। जैसे शिक्षा ना तो केंद्र सरकार का विषय है, बल्कि दोनों अपशिष्ट सूची में उसे रख दिया, क्योंकि शिक्षा पे केंद्र भी रूल बनाती है, राज्य भी रूल बनाती है ना। और केंद्र की सूची में जैसे वो रक्षा हो गया, रक्षा मंत्रालय केंद्र का विषय है। तो चलिए आज इतना ही आज की क्लास में। जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ज्ञान महिमा जी S रिसर्च सेंटर, सफलता की सही शुरुआत। आज ही जुड़े।